हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल का मेरा क्वेश्चन क्या था दोस्त? कमेंट बॉक्स में आया है क्वेश्चन का आंसर? कल का क्वेश्चन चलो देखो। देखो, खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमैतरासु का नामकरण निम्न में से किस आधार पर किया गया है? कह रहा है बबुआ कि खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमैतरासु का नामकरण निम्न आधार पर किया गया है। किस आधार पर हो? तो जापानी सूर्य देवी के आधार पर किया गया है। ठीक है, किसका? अमैतरासु का, अमैत रासु का, जापानी सूर्य देवी के आधार पर। चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? चंद्रमा के सदृश ग्रह कौन है? तो बुध। कौन है? बुध। यानी चंद्रमा के सदृश ग्रह अगर कह देगा तो कौन है बबुआ? बुध है। ठीक है। अच्छा, चंद्रमा के देख के क्या ख्याल आया? सेलेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चंद्रमा के। किसका अध्ययन किया जाता है बबुआ? चंद्रमा के मिट्टी में सबसे अधिक टाइटेनियम पाया जाता है, सबसे अधिक टाइटेनियम। लिग्निटज पर्वत जो है ना, चंद्रमा के सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन है? लिग्निटज पर्वत। सी ऑफ ट्रंक्वालिटी कहाँ है? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रंक्वालिटी चंद्रमा पर है। ठीक है। चंद्रमा पर देखो, अपोलो 11 उतरा था ना, तो उस जगह को क्या नाम दिया गया है? सी ऑफ ट्रंक्वालिटी। शांति का सागर कहाँ है? तो शांति का सागर चंद्रमा पर है। वो चंद्रमा के पिछला भाग जो हमेशा अंधकारमय होता है, धूल कण से भरा रहता है, उसी को शांति का सागर कहा जाता है। अब भारत का जहाँ चंद्रयान 3 उतरा था ना, उसका नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति। क्या रखा गया है? शिव शक्ति। बात कोई क्लियर है? कोई डाउट है? चलो, अब देखो, चंद्रमा और पृथ्वी के चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण। सूर्य और चंद्रमा के मध्य अगर पृथ्वी आ जाएगा तो कौन सा ग्रह? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण। ठीक है। आ चंद्र ग्रहण कब होता है बबुआ? तो पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के। एक और चीज बता दे रहा हूँ कि एक वर्ष में 3 बार से अधिक चंद्र ग्रहण नहीं हो सकता है। यानी अधिकतम चंद्र ग्रहण कितना बार लग सकता है? 3 बार। एक वर्ष में कितना? पृथ्वी से चंद्रमा के कितना परसेंट भाग को हम लोग देखते हैं? पृथ्वी से चंद्रमा के 57% भाग को हम लोग देख पाते हैं। यानी यहाँ से हम लोग 57% भाग को ही देख पाते हैं। ठीक है। अच्छा, चंद्रमा जो है पृथ्वी के परिक्रमा 27.5 दिन यानी 27 दिन 8 घंटे में कंप्लीट करता है। अपना धुरी पर एक बार चक्र भी कंप्लीट करता है कितना में? 27 दिन 8 घंटे में। इसलिए क्या होता है कि पृथ्वी भी क्या होता है, पृथ्वी के सापेक्ष उसका भी वेग है। यानी जैसे जैसे पृथ्वी घूमता है वैसे वैसे वो भी घूमता है। इसलिए क्या होता है, उसका उतना ही 57% पार्ट ही दिखाई देता है। इसलिए चंद्रमा कटा हुआ प्रतीत होता है। कोई दिक्कत है? चंद्रमा पर जो लगता होगा कि पेड़ के जैसा है बना हुआ, तो पेड़ नहीं है, वो एक्चुअल में पहाड़ है। क्या है? पहाड़ है। जो लिग्निटज पर्वत बोल रहा हूँ ना, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। समझ में आ गया ना? अच्छा, सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में तब सूर्य ग्रहण होगा। तब सूर्य ग्रहण हमेशा किस दिन होता है? अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन। ठीक है। कोई दिक्कत है? चंद्र ग्रहण देखो होता है पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है। कौन सा का? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है। अब देखो, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में तो उसको अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मैं बता रहा हूँ। ठीक है। पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। बात समझ में आ गया? अच्छा, उपसौर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? परहेलियन। और अपसौर को ऑफेलियन कहते हैं। अगर कहीं उपसौर अपसौर ना देकर ऑफेलियन और परहेलियन दे दें तो ध्यान में रखना बाबू कि उपसौर को क्या कहते हैं? परहेलियन। और अपसौर को ऑफेलियन कहा जाता है। अपसौर को ऑफेलियन कहा जाता है। अच्छा, 3 जनवरी को उपसौर होता है। यानी परहेलियन की घटना कब होती है? 3 जनवरी को। सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या होता है? कम दूरी होता है। कम दूरी होता है। और अधिकतम दूरी कब होता है? 4 जुलाई को। अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है। इसलिए उस दिन अपसौर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अपसौर। इसको इंग्लिश में ऑफेलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल में
अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती हैं। वायुमंडल जो है अपनी अधिकतम ऊर्जा किससे प्राप्त करती है बाबू? तो दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से, यानी दीर्घ पार्थिक जो विकिरण तरंगे है ना, उसके द्वारा क्या करती हैं, पृथ्वी अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। यानी देखो, पृथ्वी को अपनी अधिकतम ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होता है। गर्म होने के बाद पृथ्वी एक विकिरण पिंड बन जाती है और यह दीर्घ विकिरण तरंगों के रूप में वायुमंडल को ऊर्जा प्रदान करती है। अतः वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से प्राप्त करती है। अच्छा, सूर्य की जो किरणें हैं वह पृथ्वी पर आती है तो वह अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ है? तो अनुप्रस्थ है। सूर्य की किरणें क्या है? प्रकाश क्या ऐसी तरंगे है? अनुप्रस्थ तरंगे है। सब 10वां में चीट करके पास किया रे। आए, सूर्य जो है, सूर्य के प्रकाश जो है, प्रकाश कैसी तरंगे है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंगे है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अच्छा, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होता है बाबू? तो लंबवत होता है अनुप्रस्थ तरंगे। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगे है, वो हमेशा पैरेलल में चलता है, समानांतर में, समानांतर में चलता है। ध्वनि का ध्रुवीकरण नहीं कर सकते हैं, ध्वनि का ध्रुवीकरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रकाश का ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण के मतलब होता है कि उसको रोक के किसी खास दिशा में भेजा जा सकता है प्रकाश को। जैसे यहाँ से लगा दिए, ऐसे कहीं भेजेगा। अब अपने घर चोंगा लगा दिया, अब आ कह रहा है कि हम फेरेंगे उस साइड उसका मुंह, तो इधर भी सुनाई देगा, सुनाई देगा ना। लेकिन प्रकाश के केस में क्या है कि अगर तुम उसका चेहरा उधर फेरोगे तो इधर कुछ भी अंधेरा रहेगा। समझ में आ गया ना? जैसे लाइट मार के देखो, अगर ऐसे ढोक दोगे तो इधर अंधेरा हो जाएगा, लाइट जिधर जाने वाला होगा उधर जाएगा। समझ में आ गया ना? जिधर खुला होगा उधर जाएगा। तो ध्वनि का ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है और प्रकाश का ध्रुवीकरण हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ, यानी इस आधार पर क्या होता है कि ध्वनि को और प्रकाश में डिसाइड किया जाता है कि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगे है जबकि प्रकाश कैसी तरंगे है? अनुप्रस्थ तरंगे है। बात समझ में आ गया? ब्रह्मांड में पल्सर क्या है बाबू? तो पल्सर घूमते न्यूट्रॉन तारे है। पल्सर क्या है? घूमते न्यूट्रॉन तारे है। यानी ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? देखो, सबसे पहले बाबू आता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। तो ध्यान से देखना, अगर 8 से 18 किलोमीटर का है तो कौन सा? क्षोभ मंडल। 18 से 50 किलोमीटर का है तो कौन सा? समताप मंडल। अगर कहे कि 50 से 80 किलोमीटर तो कौन सा होगा? मध्य मंडल। 80 से कहेगा कि 720 किलोमीटर तो ये कौन सा हो जाएगा? बहिर्मंडल। कौन सा? अब उधर हो जाएगा बहिर्मंडल। ठीक है, अंतरिक्ष यान। ठीक है, उसके बाद में बहिर्मंडल। ध्यान से देखो, पहले होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद में समताप मंडल, उसके बाद में मेसोस्फीयर, और उसके बाद में आयनोस्फीयर, और उसके बाद में एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर होता है यानी बहिर्मंडल होता है। अब ध्यान से देखना, अब क्षोभ मंडल की बात करें तो जितना वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, जैसे चक्रवात, वर्षा होना, बिजली का तड़कना, ठीक है, ये सब जितना वायुमंडलीय घटनाएं घटती है सब किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। कौन सा मंडल में? क्षोभ मंडल में। अब पूछ देगा कि बिजली किस मंडल में कड़कता है? तो क्षोभ मंडल में। वर्षा किस में होता है? क्षोभ मंडल में। अब क्षोभ 8 से 18 किलोमीटर ऊपर जाओगे ना तो उसके ऊपर नहीं हो रहा होगा वर्षा। बात समझ में आ गया? ये केवल इधर ही होता ही नहीं कि पूरा आसमान से गिर रहा है तो इधर आ रहा है, 18 किलोमीटर तो से उधर जाओगे तो कुछ नहीं। वायुयान देखो किस में जाता है, जो एरोप्लेन है ना, वह समताप मंडल में मूव करता है, घूमता है। क्षोभ मंडल से किस में जाता है? समताप मंडल में। ठीक है, अब मान लो एरोप्लेन उड़ के चल गया समताप मंडल में, खूब बारिश हो रहा है, तो ऐसा मत समझना कि वहाँ एरोप्लेन भीग रहा है। मामला समझ रहे हो? वो समताप मंडल में उड़ रहा है। समताप मंडल में कोई भी वर्षा, कोई भी बिजली कड़क नहीं होती है, एकदम शांत वातावरण होता है। क्या होता है? बात समझ में हो गया? समझ रहे हो? इसलिए वह वायुयान के लिए यानी एरोप्लेन के लिए वह आदर्श है। वह क्या है? आदर्श है। यानी समताप मंडल जो है वह सेफ है किसके लिए? एरोप्लेन के लिए। समताप मंडल के ऊपरी पार्ट में ही ओजोन लेयर पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है बाबू? O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है? ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर ओजोन का निर्माण होता है। अब ओजोन के लिए क्या है नुकसान? तो SO2 हो गया, NO2 हो गया, N2O हो गया, तुमको ये कहते हैं CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया,
इस सब के चलते क्या हो रहा है, ओजोन परत पे क्या हो रहा है, छिद्र हो रहा है, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। ओजोन परत क्या करता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। परत का मतलब इतना समझो कि एक के बाद एक लेयर, मान लो ये क्षोभ मंडल हो गया, तो ये कौन हो गया, समताप मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल, उसके बाद में आयन मंडल, उसके ऊपर में एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल। बात समझ में आ रहा है ना। एक तरीके से लेयर समझो कि एक लेयर फट गया, जैसे मान लो हम टी शर्ट पहने हैं, इसके नीचे गंजी है, तो ये फट गया तो गंजी बचेगा, समझ में आ गया ना। अगर इसमें अगर छिद्र होना है, ये मान लो कि ओजोन परत है, कौन सा, ओजोन परत है। सूर्य से आने वाली किरणें कब हमारे शरीर में प्रवेश करेगी, जब इसमें कहीं छिद्र होगा, समझ रहे हो ना, यानी इसमें कहीं छिद्र होगा तब तो अंदर जाएगा। और छिद्र का कारण क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, SO2, ये सब जो गैसें है ना डिफरेंट टाइप के, फ्रियोन गैसें है जो रेफ्रिजरेटर से आजकल निकल रहा है, ठीक है। ये सब गैसें जो है ओजोन लेयर को परत को क्या कर रहा है, पतला कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू, कोई दिक्कत है। अब तुम लोग से क्वेश्चन है कि ओजोन का खोज किसने किया था, ओजोन परत का खोज किसने किया था, तुम लोग बताना दोस्त, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि ओजोन परत का खोज किसने किया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। समताप मंडल हो गया। मध्य मंडल के बात करें तो बीच वाला हो गया मध्य मंडल। उसके बाद में आयन मंडल, कौन मंडल, आयन मंडल में रेडियो वगैरह, रेडियो का, टेलीविजन का, ये सब जो नेटवर्क आता है ना, सब ये सब जो सिग्नल वाला सिस्टम, जैसे हेलो मौसा, पाए लगा नहीं कि मौसी, तो ये सब जितना है, जुलिया हेलो कहे ना फोन उठेली, सब बात समझ रहे हो। आ तो नेटवर्क कट कट के होता रहे जी, यही चलते कट देनी है, बात समझ रहे हो। तो ये सब जितना भी नेटवर्किंग क्षेत्र है, संचार एरिया है, ये सब कहाँ, आयन मंडल में ना। अच्छा सर, एक चीज हमको बताइए कि अगर हम रजाई में ढुक जाते हैं ना, या कहीं अंदर चले जाते हैं ना, तो नेटवर्क नहीं आ पाता है, नेटवर्क दिक्कत होता है, कट कट के आवाज आता है, ऐसा होता है नहीं। तो इसका कारण क्या है बबुआ, कि जो तुम घूम रहे हो, जैसे खुले में घूमोगे तो नेटवर्क जल्दी पकड़ेगा, वहां से रेडिएशन आता है, क्या आता है, जो तुम्हारा जो टेलीफोन है ना, ये कनेक्ट करता है उसको, क्या करता है, अगर ज्यादा साइंस डेवलप होगा ना, जितना ये ज्यादा कर रहे हो ना, जितना ये सब जियो का टावर ये सब जितना भी बैठ रहा है, तो ये सबसे वेव निकलता है, क्या निकलता है, वेव, जो कि सुना होगा कि टावर वगैरह बैठने से पशु पक्षी मर जा रहा है। आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज तुम लोग को साइंस में बता रहा हूँ, पशु पक्षी मर रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या है, उसका जो हार्ट है ना, वो कंपन कर रहा है, कंपन कर रहा है। ये क्या मैं बोला कि अभी वेव के रूप में, तरंग के रूप में वहां से आता है, समझो कि वहां से मान लो ऊपर में आयन मंडल में क्या लगा है, तुम्हारा सिस्टम है, वहां से रेडिएशन वो छोड़ रहा है वेव के रूप में, वो तुम्हारा सिग्नल कनेक्ट कर रहा है, कौन, मोबाइल, मोबाइल यहाँ से कनेक्ट कर रहा है, उसको पकड़ रहा है। सुना होगा कि बिजली गिरता है, जो जिसका डाटा वगैरह ऑन हो रहता है या बात नहीं करना चाहिए, उस दौरान क्या होता है कि तुम्हारे पर बिजली गिरने का अधिकतम संभावना होती है, कब, वर्षा के दिनों में, अगर खुले में हो तो, बात समझ रहे हो ना। कारण क्या है कि वो सिग्नल को कनेक्ट कर रहा है, खींच रहा है अपने तरफ, तो बिजली जो कड़क रहा है तो वो तुम्हारे साइड क्या होगा, खिंचाएगा, तुम्हारे तरफ खींचा हुआ आएगा, कहीं कि तुम्हारे तरफ सिग्नल है, वो भी एक प्रकार की क्या है, करंट ही है। इसलिए कभी वर्षा ऋतु में घर से बाहर निकले दोस्त, तो हमेशा मोबाइल को ऑफ कर लें, या बिजली के कड़कड़ाहट की आवाज आए तो कृपया करके मोबाइल को स्विच ऑफ कर लें। बात समझ में आ गया ना। हरे भरे पेड़ों के पास रुके तो मोबाइल को ऑलवेज स्विच ऑफ कर लो, कम से कम एटलीस्ट। एक तो पेड़ के पास बैठ के अजुलिया के पास फोन लगा दोगे, हेलो, अरे हम है लुकाइल बानी पेड़ा में, बारिश होता खूबी ने, बात समझ रहे हो, ठीक है। आई जाला, चलो दोस्त, आयन मंडल समझ गया ना, जितना टीवी टेलीफोन का ये सब का सिग्नल कहाँ से आता है, आयन मंडल से, नेटवर्क, ठीक है। अब अंतरिक्ष, बहिर्मंडल, अंतरिक्ष कहाँ स्थित है, एक्सोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल, ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल, मेसोस्फीयर, मध्य मंडल, आयनोस्फीयर, आयन मंडल, एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल, ठीक है। निम्न में से कौन सा ग्रह, कौन सा सबसे बड़ा ग्रह नहीं है,
बताओ, बृहद ग्रह नहीं है बाबू। तो सौर मंडल में आकार के आधार पर 4 बड़े ग्रह है, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण, जबकि मंगल ग्रह 7वां बड़ा ग्रह है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार मंगल होगा। लेकिन सबसे अगर छोटा ग्रह पूछ दे कि कौन है, तो कौन है? बुध है सबसे छोटा ग्रह, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। और सबसे अधिक तापांतर कहाँ? बुध पर। तापों का अंतर, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है। यूरेनस, यूरेनस सूर्य से चारों ओर एक परिक्रमा 84 वर्ष लेता है। यानी यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 84 वर्ष लेता है। 84 वर्ष लेता है। हाँ, यानी अरुण जो है ना, अरुण को यूरेनस कहते हैं, अरुण को यूरेनस कहते हैं। नेपच्यून को क्या कहते हैं? वरुण। नेपच्यून माने वरुण, वरुण। ठीक है, और यूरेनस माने अरुण। ठीक है, यानी बबुआ अगर बात करें कि यूरेनस जो है यानी अरुण जो है वह अरुण जो है यूरेनस, वह सूर्य के एक परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है? तो 84 वर्ष में। कितने में? 84 वर्ष में सूर्य के एक चक्कर लगाता है। सबसे दूर ग्रह कौन है? वरुण। सबसे दूर ग्रह वरुण। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? इवनिंग स्टार, सांझ का तारा, भोर का तारा। शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। कौन है? शुक्र। पृथ्वी का भगिनी शुक्र। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को ही कहा जाता है। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र को। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना वर्ष लेता है? तो 29.5 वर्ष। यानी जो शनि है वह सूर्य के चारों ओर एक बार चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 29.5 वर्ष। ठीक है, अगर कह दी कि अरुण कितना समय लेता है तो 84 वर्ष। कितना? 84 वर्ष। अगर देखो एक और चीज बता रहा हूँ कि यहाँ तक तो हो गया। पृथ्वी अगर बोले कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय, तो 365 दिन। 365 दिन कुछ घंटा लेता है। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला जाता है कि यह सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी परिक्रमा करता है ना, तो इसको परिक्रमण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण काल कहते हैं। यानी इसको सौर्य वर्ष कहते हैं। सौर्य वर्ष कहते हैं, यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं? सौर्य वर्ष। ठीक है, इसी के चलते यानी पृथ्वी के परिक्रमण काल के चलते ही ऋतुएं परिवर्तन होती है। ऋतु परिवर्तन होना ना, यानी पूछ देगा कि ऋतु परिवर्तन, ठंडा, गर्मी, जाड़ा, बरसात, ये सब कैसे आता है? तो ऋतु मौसम परिवर्तन किसके चलते? परिक्रमण, पृथ्वी के परिक्रमण के चलते। और दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। पृथ्वी के यानी पृथ्वी 24 घंटा में क्या होता है? एक बार अपने अक्ष पर घूम जाता है, इसलिए दिन और रात होता है। बात समझ में आ गया ना? एक तरफ घूमेगा तो दिन, और दूसरा तरफ आने में 24 घंटा लग जाता है। तो 12 घंटा नहीं, 24 घंटा। एक तरफ तो 12 घंटा लाइट देगा ना, दूसरी तरफ 12 घंटा अंधेरा। फिर ऐसे घूमेगा ना, तो उधर अंजोरा, इधर अंधेरा। बात समझ में आ रहा है ना? तो पृथ्वी जो है बाबू, वो 24 घंटे में अपना पूरा एक घूर्णन कंप्लीट करता है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। ठीक है, आज घूर्णन गति के कारण ही, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही क्या होता है? ऋतुएं सॉरी ये दिन और रात होता है। दिन और रात होता है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है बाबू? तो हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल है, 88 तारामंडल है। कितना है? 88 तारामंडल है। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? यानी सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सूर्य। कौन है? सूर्य। तो सूर्य एक ग्रह है कि तारा? तो सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? न कि सूर्य ग्रह है। सूर्य ग्रह, सूर्य क्या है? तारा है। यानी सौरमंडल का प्रधान कौन है? सूर्य। सौरमंडल का प्रधान सूर्य है। यानी सूर्य सौरमंडल का जनक कहा जाता है, केंद्र तथा ऊर्जा का स्रोत है। इसका व्यास 13.84 लाख किलोमीटर है। इसके केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, यह किससे बना है बाबू? तो यह 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 2% अन्य भारी तत्वों से मिलकर बना है। सूर्य की वर्तमान आयु की बात करें कि कितना हो रहा है, तो 4.5 अरब वर्ष, यानी 4.5 अरब वर्ष किसका आयु? सूर्य की
आयु 4.5 अरब वर्ष। पृथ्वी के आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? देखो, सियाल सीमा निफे, सियाल सीमा निफे 3 प्रकार के परत होला। सियाल सबसे ऊपर क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है, उसके बाद में सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है, और उसके बाद में सबसे नीचे कौन? निफे। कौन है? निफे। निफे मतलब निकेल और फेरस, निकेल और तो पृथ्वी का जो क्रोड होता है यानी सबसे निचला भाग किसका बना होता है? निकेल और फेरस, निकेल और फेरस। कोई दिक्कत है? तो उसी को निफे कहते हैं। तो यह सवाल पूछा है कि बताओ बाबू, निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो निकेल और फेरस। तो देखो डी मारा जाएगा। 67वीं बीपीएससी 2022 में पूछा है। कितना आसान क्वेश्चन है, आराम से बना दोगे। सियाल सीमा निफे, सबसे ऊपर पार्ट कहे तो भू प्रॉपर्टी में सिलिकॉन और एल्युमिनियम का, उसके बाद में सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम का, और निफे के मतलब निकेल और फेरस ना। सियाल सीमा निफे। कोई दिक्कत? देखो सेरेस क्या है बाबू? सेरेस क्या है जिस नासा द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में उल्लेख किया गया है। तो सेरेस के बात करें तो बौना ग्रह है। सेरेस क्या है? एक बौना ग्रह है। देखो सेरेस क्या है बाबू? तो सेरेस एक बौना ग्रह है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि का घनत्व क्या है बाबू? सबसे कम है। यह पानी में रख दोगे तो भी तैरेगा, पानी में रखने पर भी तैरेगा। शनि के वलयों की संख्या 7, शनि के वलयों की संख्या 7, ठीक है। ब्लू मून का तात्पर्य किससे है? यानी ब्लू मून का तात्पर्य किससे है बाबू? तो पूनम का चांद या पूर्णिमा के चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून। यानी कहने का मतलब बाबू है कि एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो जाती हैं, 2 पूर्णिमाएं हो जाती हैं। तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहा जाता है। तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। यानी एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा के माह को क्या कहते हैं? दूसरी पूर्णिमा के चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून। क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। इसका नीले रंग से कोई संबंध नहीं होता है। यह संयोग औसतन हर 2.5 वर्ष में होता है। यानी हर 2.5 साल पर एक बार ब्लू मून तुमको देखने को मिलता है। कितने वर्ष पर? हर 2.5 वर्ष पर एक बार ब्लू मून नजर आता है। और चंद्र ग्रहण एक साल में अधिकतम कितने बार लगता है? 3 बार, इससे अधिक नहीं लग सकता है, ठीक है। पहले कि सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है बाबू? तो सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध। सौर मंडल की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने। किसने? ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। आर्यभट्ट ने किसका खोज किया था? सूर्य का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने। पाई का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो सौर विकिरण के परास जो है 400 से 708 नैनोमीटर, 400 से 780, 400 से 780 नैनोमीटर, ठीक है। अब देखो सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातः काल कम गर्म होती हैं। क्यों? चूंकि दोपहर की तुलना में प्रातः काल किरणें ज्यादा लंबा सफर तय करती हैं। दोपहर की तुलना में प्रातः काल में किरणें ज्यादा लंबा सफर तय करती हैं। अब समझ गया? निम्न में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, निहारिका और ग्रह। तो निहारिका जो है ना वह सौर मंडल का हिस्सा नहीं है। क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सा ग्रह? क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। कौन ग्रह? क्षुद्र ग्रह, ठीक है। क्षुद्र, हाँ क्षुद्र ग्रह किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में। फरवेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। फरवेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। कोई दिक्कत है? अच्छा, निम्न में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह। धूमकेतु के तारे हर कितने वर्ष पर दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद। 76 वर्ष बाद 1982 में दिखाई दिया था, 2062 में, 1986 में दिखाई दिया था।
76 जोड़ो, 8 6 14 हो गया ना, 1986। तो 6 दूनी 12 के 2, 1986 में दिखाई देगा। 76 वर्ष बाद 2062 में दिखाई देगा, 2062 में दिखाई देगा ना। कोनो शक है तो जांच लो, कोई दिक्कत। धूमकेतु हो गया। निहारिका कहेगा ना तो तारा निर्माण के शुरुआती ये स्टेज है। निहारिका, निहारिका क्या है? तारा निर्माण के प्रोसेस है, तो इसलिए यह सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण आता है। सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। अच्छा, सूर्य के चमकीला भाग को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के चमकीला भाग को कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना, ठीक है। आंशिक सूर्य ग्रहण तथा पूर्ण सूर्य ग्रहण दो गो होला। एक आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। आंशिक मतलब थोड़ा सा हल्का केवल चंद्रमा बीच में आएगा, और पूर्ण मतलब पूरा तरीका से ढक लेगा चंद्रमा आकर बीच में। समझ में आ गया? तब उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण क्यों होता है बता दिया। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र। कौन है बाबू? शुक्र। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगता है बबुआ? तो 365.25 दिन, 365.25 दिन लगता है, यानी 365 दिन 5-6 घंटे, ठीक है। अच्छा, सौर सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। नहीं, चलो करें कि इनमें से कौन सा दिखता नहीं है? मंगल, चंद्र, शुक्र, राहु। तो राहु दिखता नहीं है। 5 ग्रहों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। कौन कौन? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। 5 ग्रहों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? निम्न में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? तो पृथ्वी। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करने में कितना? 365 दिन ले रहा है, बाकी सब तो 8400 वर्ष तक 29 दशमलव कुछ वर्ष। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन। कौन है बाबू? यानी पृथ्वी के भूपटल पर सबसे अधिक कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। कितना बबुआ? 46%। इसके बाद में सिलिकॉन है 27.72%। एल्यूमिनियम है 8.13%, ठीक है। और उसके बाद में लोहा है 5%। लोहा 5%। ठीक है। चलो दोस्त, पुरुषार्थ कितने हैं? तो पुरुषार्थ 4 है। पुरुषार्थ 4 है। वेद कितना? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगर कह दे कि वेदांग कितना? 6। पुराण कितना? 18। उपनिषद कितना? 108। तो पुरुषार्थ कितने हैं बाबू? 4। वेदांग 108, उपनिषद 108, वेदांग 6। वेदांग याद हो गया? पुराणों की रचना किसने किया था? लोमहर्ष ने। किसने? ना। अब वेद की रचना किसने किया था? वेद के रचना किसने किया था? वेद व्यास। किसने? ना, ठीक है। भगवत गीता के वेद व्यास। किसने? उपनिषद का अच्छा बताओ, फारसी में अनुवाद किसने किया था? बक उपनिषद का फारसी में दारा सिको। किसने? सीरे अकबर नाम से। सीरे अकबर नाम से उपनिषद का फारसी में अनुवाद दारा सिको ने ना। प्राचीनतम वेद कौन सा है बबुआ? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कौ गो मंडल? 10 गो मंडल। कौ गो सूक्त? 108। 1028, यानी 1028 को, और 10,462 ऋचाएं। ऋग्वेद के उच्चारण करने वाले मुनि को क्या कहते हैं? होत्री। 10,462, ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद में उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री गायत्री मंत्र है वो किसके लिए है? सूर्य के लिए समर्पित है। सूर्य के लिए समर्पित है। अच्छा, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं की व्यवस्था है। यानी 200 ऋचाएं है किसमें?
अग्नि के लिए ऋग्वेद में, और इंद्र के लिए 250। वर्षा के देवता इंद्र, वर्षा के देवता हाँ। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस में? नौवें मंडल में सोम देवता के उल्लेख है। नौवें मंडल में सोम देवता के उल्लेख है। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन किया जाता है? तो 7 प्रकार के। यानी बबुआ ऋग्वेद में यज्ञ हेतु, चलिए दोस्त, त्रय का अभिप्राय किससे है? तो त्रय मतलब होता है 3 वेद। त्रय माने 3 वेद। त्रय मतलब क्या होता है बाबू? 3 वेद। निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधु में समाविष्ट नहीं थी? तो साबरमती नदी। साबरमती यानी साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में कौन? महात्मा गांधी। साबरमती नदी के किनारे। एक्चुअल में 1916 में ही हुआ था, लेकिन साबरमती नदी के किनारे कब आया था? 1917 में। इसलिए साबरमती आश्रम की स्थापना कब? 1917 में। साबरमती कहाँ है नदी? गुजरात में। गुजरात में। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी के किनारे। अहमदाबाद किस नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे। ये भी काफी पॉल्यूटेड नदी है। निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधु में समाविष्ट नहीं थी? तो साबरमती नदी। झेलम, चिनाब, रावी। अच्छा, रावी का पुराना नाम क्या है? प्राचीन नाम परुषणी। कौन? रावी का परुषणी। चिनाब के अश्किनी, झेलम के वितस्ता। झेलम के वितस्ता। सतलज के सतुद्री। सतलज के सतुद्री। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुषणी नदी के किनारे। यानी परुषणी कहने का मतलब है रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे ही 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ना झंडा फहराया गया था सर्वप्रथम रावी नदी के किनारे। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडलम पूर्णतः किसको समर्पित है? और नवा मंडल बताओ किसको समर्पित है? सोम और इसमें पे पर नामांकित देवता। यानी सोम देवता के लिए नवा मंडल। सोम देवता के लिए नवा मंडल। ठीक है। ऋग्वेद में टोटल कितना मंडल? 10 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल। बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि बोगाज कोई क्या है बाबू? तो यह बोगाज कोई एक ऐसा अभिलेख है, ऐसा अभिलेख प्राप्त हुए है बोगाज कोई से, जो अभिलेख यानी बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन है। यानी बोगाज कोई अभिलेख से जो प्राप्त हुआ है ना, क्या जो भी मूर्ति प्राप्त हुआ है तो उससे वैदिक देवी और वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। वर्णन मिलता है कहाँ से? बोगाज कोई से। बोगाज कोई से, याद रखना। एशिया माइनर में बोगाज कोई नामक स्थान पर, बोगाज कोई नामक स्थान पर, ठीक है, देवी देवताओं के यानी वैदिक देवी देवताओं के देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में? तो धर्मशास्त्रों के समय में। किसमें बाबू? धर्मशास्त्रों के समय में। निम्नलिखित में से एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। निम्नलिखित में से एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है तो यजुर्वेद। कौन बाबू? यजुर्वेद। यानी कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों है? तो यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद। ठीक है। यजुर्वेद एक कर्म कांडीय वेद है। कर्म कांडीय वेद है। ठीक है। इसमें विधियों यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान का उल्लेख है। यानी यज्ञ करावे के जो अनुष्ठान होगा के चाहिए कौन वेद में? यजुर्वेद में। कौन सा? यजुर्वेद। निम्न में से कौन सा वेद देवता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? तो वैदिक देवता कौन नहीं है बाबू? तो इंद्र, वरुण, अरुद्र, ये तीनों है। लेकिन कौन नहीं है? तो कार्तिकेय। कार्तिकेय वैदिक देवता नहीं है। ठीक है। महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो महापुराण की संख्या 18। अब पुराणों की रचना किसने किया था? महर्षि लोमहर्षि ने। ठीक है। पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो तृतीय। कौन सा? प्रथम का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली। दूसरा राजगिरी। तीसरा पाटलिपुत्र। चौथा पहला का कहाँ पर? राजगिरी। और दूसरा वैशाली। तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर। पहला किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। दूसरा कालाशोक। तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क।
ठीक है। देखो, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप। पार्श्वनाथ के प्रतीक चिन्ह सांप था, ठीक है। अगर कह दे कि अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो महावीर। कौन सा बाबू? महावीर। और ऋषभदेव कौन थे? पहले। पहले। अब 22वां कह देगा तो अरिष्ट नेमी। अरिष्ट यानी अरिष्ट नेमी जो है ना बाबू, वह 22वें तीर्थकर थे। अरिष्ट नेमी कौन थे? 22वें तीर्थकर थे। त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? यानी त्रिपिटक में कौन सा? विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक, ठीक है। अच्छा, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद। बुद्ध के मृत्यु के यानी बुद्ध के मृत्यु जब हुआ था ना, उसके बाद ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म के। त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? तो पाली भाषा में। यानी बौद्धों की कौन सी भाषा थी? पाली। जैन के प्राकृतिक। जैन के गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ? श्रावस्ती में। हाँ, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में। यानी महात्मा बुद्ध ने पहला जब सारनाथ में भाषण दिया था ना, उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उसको किस नाम से बबुआ? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गया? अब देखो, करे कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। किसको? गौतम बुद्ध को। कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? बोध गया में, ठीक है। अच्छा, बोध गया में जो है ना फल्गु नदी है। कौन सी? अब फल्गु नदी को ही निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है? गया में। कहाँ पर? बोध गया में। कोई दिक्कत? करे कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधन में जीवन कहाँ व्यतीत किया था? तो गया में। कहाँ पर बाबू? गया में, ठीक है। गया में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1922 का अधिवेशन। कहाँ हुआ था? किसने उसकी अध्यक्षता किया था? चित्तरंजन दास। किसने? चित्तरंजन दास ने अध्यक्षता किया था। अगर 1912 में बात करें तो बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने किया था। किसने? आर.एन. माधोलकर ने किया था। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया था किसने बाबू? तो तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसने किया था? मोगलीपुत्र तीस ने। मोगलीपुत्र तीस ने, ठीक है। यानी अध्यक्षता किसने किया था? तो मोगलीपुत्र तीस। ध्यान से सुनो, प्रथम बौद्ध संगति 483, दूसरा 383, तीसरा 255 ईस्वी ईसा पूर्व, चौथा ईस्वी की प्रथम शताब्दी। पहला आजाद शत्रु, दूसरा काला अशोक, तीसरा अशोक और कनिष्क, ठीक है। पहला बौद्ध संगति राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। अगर अध्यक्ष की बात करें कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। कौन थे? दूसरा के सब कमीर यानी पहला के महाकश्यप, दूसरा के सब कमीर, तीसरा के मोगलीपुत्र तीस और चौथा के वसुमित्र। चौथा के पहला के कहेगा तो महाकश्यप, पहला के दूसरा के सब कमीर, तीसरा के मोगलीपुत्र तीस और चौथा के पूछ देगा तो वसुमित्र अध्यक्ष थे सब। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ था बाबू? तो राजगिरी में। कहाँ पर? इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित कराई थी? तो कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। प्रथम बौद्ध परिषद बुलाया गया था किसके द्वारा? तो अजात शत्रु के द्वारा। किसके द्वारा? अजात शत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक। अजात शत्रु का उपनाम कुणिक था, ठीक है। देखो, अगर तुमसे बात करें कि 16 महाजनपद था ना, बता तो महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तब बिंबिसार जो था ना, वह 15 वर्ष की अवस्था में, 15 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था। अगर पूछ दे कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार 52 वर्षों तक गद्दी पर बैठा था। कितने वर्ष तक? 52 वर्ष तक। आप 52 में 15 जोड़ दो, 67 वर्ष की आयु में उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। कौन? तो बिंबिसार के बेटा अजात शत्रु। बिंबिसार के बेटा अजात शत्रु। बिंबिसार ने ही क्या किया था कि आजीवक नामक चिकित्सक, बहुत VVI क्वेश्चन बीपीएससी का है, ध्यान से सुनना। यानी आजीवक नामक
चिकित्सक को, बिंबिसार ने आजीवक नामक चिकित्सक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। यह क्वेश्चन कीप इन योर माइंड, हमेशा माइंड में रखो। समझ में आ गया ना? आजीवक नामक चिकित्सक को किसने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था? तो बिंबिसार। किसने? ना, ठीक है। उसके बाद में कौन आ गया? अजात शत्रु। अजात शत्रु 32 वर्ष तक। कब वर्ष तक? 32 वर्ष। अजात शत्रु का उपनाम कुणिक। अजात शत्रु का उपनाम कुणिक जो था अजात शत्रु, इस वंश को, हर्यक वंश को पितृहंता के नाम से जाना जाता है। ये अपन बपवा के हत्या कर दिया, बिंबिसारवा के हत्या करके गद्दी पर बैठ गया। कौन? अजात शत्रु। तो अजात शत्रु के जो बेटा पैदा हुआ वो देखलस कि हमारे दादा के काट के गद्दी पर मेरा बाप बैठा था, तो वो भी क्या कर दिया? अजात शत्रु की हत्या कर दिया। अजात शत्रु का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। अजात शत्रु की हत्या कर दिया। कौन? उदाइन। 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 किसका लड़का? अजात शत्रु के बेटा। अब अजात शत्रु के बेटा कौन हो गया? उदाइन। उदाइन जो था ना, वह पाटलिपुत्र का क्या किया था? स्थापना। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? उदाइन ने। ठीक है। और राजधानी को राजगिरी से हटा के कहाँ ला दिया? पाटलिपुत्र। कौन? उदाइन। ठीक है। अब कह देगा कि हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? हर्यक वंश के अंतिम शासक बताओ कौन थे? जिसको कि हरा के शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। हाँ, नंदीवर्धन। ठीक है। हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? खुद ही कहते। उसको हरा करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश के स्थापना किया था। और शिशुनाग वंश के अगर कह दे कि अंतिम शासक कौन थे? शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन था? हाँ जी, देखो, हर्यक वंश की बात हो रहा था, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो गया? बिंबिसार। बिंबिसार के बेटा अजात शत्रु। अजात शत्रु के बेटा उदाइन। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कह देगा तब कौन होगा? नागदशक। कौन सा? यानी नागदशक जो था ना, उदाइन का पुत्र था। ठीक है, उदाइन का पुत्र था। उसको हरा करके शिशुनाग ने क्या कर दिया? हरा करके शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। किसने? शिशुनाग ने। और शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कह दे कि कौन है? तो नंदीवर्धन। कौन है? अच्छा, नंदीवर्धन को हरा करके महापद्य नंद ने, महापद्य नंद वंश की स्थापना किया था। नंद वंश की स्थापना किसने? महापद्य नंद ने। महापद्य नंद ने। अच्छा, नंद वंश के अंतिम शासक अगर कह देगा तो घनानंद। कौन है? घनानंद। और घनानंद के बाद कौन सा? तो मौर्य वंश की शुरुआत हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हरा देता है और मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो चलिए दोस्तों, यहीं पर क्यूज को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्यूज अच्छा लगा होगा। अगर यह क्यूज अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अपने ग्रुप में दोस्तों के पास शेयर करें। और जाते जाते एक मैं क्वेश्चन देता हूँ कि बताइए कि इस्लामिक जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उसके कथनों और कार्यों का वर्णन करने किसमें किया गया है? उसके यानी इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का वर्णन किसमें किया गया है? उसको आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है। जय हिंद, जय भारत।